नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूँ तो इश्यूज़ बहुत से हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में तमाम जहनों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात के ऊपर जब इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं, करप्शन के या क्रिमिनल नेचर के केसेस होते हैं, तो या गवाह मर जाते हैं या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मर जाते हैं या मुल्क से धुड़ा दिए जाते हैं। अब से एक दिन पहले से खबर गर्दिश कर रही थी कि मकसूद चपरासी, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ इम्पोर्टेंट केसेस में एक विटनेस था, जिसको पहले दुबई पहुंचाया गया। कल एक दिन पहले से खबर गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया में, मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया था कि मकसूद चपरासी के मर जाने की खबर है, और ये भी उस वक्त पता चला था कि मकसूद चपरासी का पोस्टमार्टम का ऑर्डर दे दिया गया है, बिकॉज दुबई में अथॉरिटीज़ कन्विंस नहीं है कि मकसूद चपरासी की मौत कुदरती तरीके से हुई। शायद हमें कभी भी ना मालूम हो सके कि मकसूद चपरासी की मौत किस तरह से हुई, उसके असल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, लेकिन सियासी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शरीफ के लिए ये एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक डेवलपमेंट जो है पॉलिटिकल इस मौजूदा हालात में पाकिस्तान में इन दोनों बाप बेटे के लिए नहीं हो सकती थी। ये वही सूरत हाल है, बिकॉज इससे पहले डॉक्टर रिजवान जो कि सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे FIA की तरफ से, उनकी भी मौत हुई। उस वक्त भी बहुत से सवालात उठे। अब मकसूद चपरासी की डेथ हो गई। अब से थोड़ी देर पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यही सवाल उठा दिया है। FIA के जो डॉक्टर रिजवान जो इनके केस की तफ्तीश कर रहे थे, हार्ट अटैक से वो मर गए। कोई उनकी हिस्ट्री नहीं थी हार्ट डिजीज की। फिर एक असगर थे, वो भी तफ्तीश कर रहे थे FIA के इनके केसेस के ऊपर, उसको हार्ट अटैक हो गया। अब आज हम सुनते हैं कि मकसूद चपरासी, जिसके अकाउंट में उन्होंने 4.25 अरब रुपया 375 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में डाला था और उसको बाहर भगाया हुआ था दुबई, आज पता चला वो दुबई में हार्ट अटैक से मर गया। मैं ये समझता हूं कि इन सब के ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए। ये पूरा माफिया स्टाइल इनका ऑपरेशन है। नैब के हवाले से वो क्या कहते हैं, NRO के हवाले से क्या कहते हैं, वो भी सुन लें। नैब खत्म, आज समझ लेना नैब खत्म, ये समझ लें कि FIA खत्म। इसका मतलब इनकी चोरियां सब माफ हो गई, NRO 2 मिल गया। दूसरा काम ये क्या करने जा रहे हैं, ये अब इलेक्शन कमीशन के जरिए अभी से धांधली की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये कोई पहला सिलसिला नहीं है। चंद बरस पहले 2016 या 15 में जब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से केस था, जहाँ पर एक खातून थी आयान के ऊपर वो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। उस वक्त जो कस्टम्स इंस्पेक्टर था, उसकी भी इसी तरह से मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई थी। हर दफ़ा डेथ की अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन तो दी जाती हैं, लेकिन अब ये सवाल बहुत गहरा हो चुका है, बहुत अहम हो चुका है कि क्या वजह है कि इम्पोर्टेंट तरीन शख्सियात के ऊपर जब इल्ज़ाम लगते हैं तो उन इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो मिस्टीरियस तौर पे मौत से हमकरार हो जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त तमाम जहनों में है, तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे, तमाम सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहस हो रही है। क्या इसकी कोई कानूनी तहकीक हो सकती है? क्या इसको देखा जा सकता है? क्या इसे एग्जामिन किया जा सकता है, जिस तरह के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा? ये हमें देखना पड़ेगा। डिस्कशन का हम आगाज़ करेंगे इसी हवाले से। और भी बहुत से इशूज़ हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ख़ुद उनका ताल्लुक नैब से रह चुका है, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के। लेकिन फ़ारूक हबीब साहब जो है हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। इस वक्त गालबन फ़ोन में मेरे साथ हैं। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जनाब मज़हर अब्बास साहब, कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वीडियो लिंक के जरिए हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। राजा आमिर अब्बास साहब, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक ही केस के अंदर पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की डेथ हो जाती है, हम एक्सप्लेन करते हैं कि उनको स्ट्रेस बहुत थी, शायद इसलिए उनको हार्ट अटैक हो गया। अब उसी केस में जो एक की विटनेस है जिसे इस मुल्क से बाहर भेज दिया गया था, मकसूद चपरासी, एक दिन पहले हमें खबर भी आई कि उसकी डेथ हो गई है, अब वाकई डेथ कन्फर्म हो गई है। इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे राजा साहब? देखिए, इसको डॉक्टर साहब आपने देखना है कि क्या वजह है कि जब इस फैमिली के केसेस होते हैं तो सबसे पहले तो आपको वो जज साहब थे, एक जज साहब फौत हो गए और बड़ी एक मिस्टीरियस सी उनकी भी डेथ थी जिनके पास इनके केसेस चल रहे थे। जज साहब के फौत होने के बाद आप देखते हैं कि जी ये जो FIA का था, FIA के डायरेक्टर रिजवान जो इसकी कर रहे थे इंक्वायरी, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनकी अचानक से एक ऐसी डेथ होती है कि जो कि मेडिकली तो ठीक है लेकिन कोई उनको ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि जनाब की ये डेथ हो। उसके बाद एक और इसमें ऑफिसर थे, वो भी अभी गालिबन डेथ बेड पे हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे।
फिर नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें मकसूद चपरासी था, जिसके अकाउंट में ये तमाम की तमाम मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस हो रही है, 4 अरब रुपए जा रहे हैं। पहले तो वो इस मुल्क से कैसे बाहर चला जाता है किसी को पता नहीं कि जी वो दुबई चला जाता है। फिर उसकी कोई ऐसी एज ग़ालिबन 49 के करीब था, वो ऑल ऑफ अ सडन देन उसकी डेथ हो जाती है, वही हरकतें कल बंद होने से। और इसमें ये देखना है कि जी बेनिफिशरी कौन है। या तो रूटीन में हो रहा हो, हमें समझ आए कि जी कोई एक केस में कोई ए बेनिफिशरी था, इसमें बी था, उसमें सी था, लेकिन वो अल्टीमेटली जो जाके क्लॉक टेक करता है और जो अल्टीमेट हमें बेनिफिशरी नज़र आते हैं वो यही फैमिली नज़र आती है। आपने कहा जी इंक्वायरी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यही वो मुहर्रकात हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो लिया है, उस सो मोटो में ये बाकायदा से उन्होंने इसको डिस्कस किया। ये बात हुई कि जनाब ये क्या वजह है कि इसके प्रोसिक्यूटर्स चेंज हो रहे हैं। इसके प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं जी चूँकि एक वज़ीर आज़म बन रहे हैं, एक वज़ीर आला बन रहे हैं, ग़ालिबन FIA इंटरेस्टेड नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि जी इसमें डेथ्स हो रही हैं, तो कल ये केस लगा हुआ है शायद सो मोटो का। तो अब देखना है कि जी सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या नोटिस लेती है। अब वो बैरून मुल्क हुए हैं, वहाँ के अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह तो आ जाएंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ। ये क्या वजूहत हैं कि इन केसेस में फिर क्या होता है, डिले हो जाते हैं, एविडेंसेस रुक जाते हैं, विटनेस नहीं आते हैं, अल्टीमेटली कभी फोटो कॉपीज आ जाती हैं, कभी क्या होता है। और व्हाट हैपेंस इज कि जनाब अदालतों से बरीयत होती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूँकि ऑलरेडी नोटिस ले चुकी है, तो तमाम कौम की जो है उनकी निगाहें इस वक्त उसी तरफ हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट एक आला तरीन शख्सियत के लिए जो पाकिस्तान की और दूसरी सूबा पंजाब की उनके केसेस के बारे में जिनकी ज़मानतें जो उनसी हैं, हमने 30 साल की अपनी प्रैक्टिस में ऐसे नहीं देखा कि जो इंटरम बेल्स होती हैं कंफर्म नहीं होती हैं, तारीख पे तारीख, महीनों सालों उनको विदाउट एनी रीज़न वो ज़मानतें मिलती रहती हैं। तो आई होप कि ये तमाम वहाँ पे जो डेट्रीमेंटल इश्यूज़ हैं ये टेकअप होंगे और इससे पूछा जाएगा ना सिर्फ नैब से, उससे FIA से, बल्कि अदालतों पे भी चेक होगा, क्योंकि अदालतों के ऊपर एक मॉनिटरिंग जज होते हैं हाई कोर्ट के कि क्यों जनाब ये केसेस चल नहीं पा रहे और क्यों आप इतने आराम से तारीखें दे रहे हैं। तो दीज थिंग्स रिक्वायर जो कि रूल ऑफ लॉ है। मुझे ज़रा इसमें लाने दीजिए, मुझे मज़हर अब्बास साहब को भी लाने दीजिए, फ़ारूक हबीब साहब को लाने दीजिए। फ़ारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इससे पहले ज़रा मज़हर अब्बास साहब को इसमें ले आऊँ, क्योंकि मज़हर अब्बास साहब आपने कराची की पॉलिटिक्स को बहुत कवर किया। ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं कि या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है या विटनेस की डेथ हो जाती है, ये पैटर्न हमने कई बरस कराची में भी देखा। मुझे याद है बाबर नाम था रिपोर्टर का, जो जियो के रिपोर्टर थे, जब उनको वली बाबर के कत्ल के बाद उस केस में 8 मजीद लोग जो कि विटनेस हो सकते थे उनको भी मर्डर कर दिया गया। और अल्टीमेटली फिर वो केस जो है वो बहुत मुश्किल से वो केस रिजॉल्व हुआ। लेकिन वली बाबर का केस तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में आ गया। इस तरह के दर्जनों एग्जाम्पल हैं पाकिस्तान में, खास करके कराची में, जहाँ विटनेसेस जो है वो मिस्टीरियसली उनको मार दिया जाता है। अब ये केस में मकसूद चपरासी का अचानक जो है उसका मर जाना जो है, आपको कितना क्या आपको समझ आ रही है? शुक्रिया मोहित। देखिए, जो आपने कराची के वाक़यात की बात की और वली खान बाबर की बात की, वली खान बाबर के केसेस में इंटरलिंक्ड, और ये अपनी नौइयत का मेरा ख्याल है सहाफ़ी क्या जनरली भी कभी भी किसी केस में मैंने इतने इंटरलिंक्ड जो लोग हैं उनका मर्डर नहीं देखा और ना सुना है कभी। वो तो एक बहुत ही, और उसकी एक बड़ी मुख्तलिफ दास्तान है, वो फिर किसी वक्त इस पर बात करेंगे। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा पुलिस सर्जन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बड़ी कन्वेंस होती है। जेल में अगर हार्ट अटैक से मौत हो जाए, और इवन पुलिस कस्टडी में, आम तौर पे हमने देखा है कि पुलिस कस्टडी में जो डेथ होती हैं उनको यही कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई है। अगर कस्टडी में आदमी और उसकी कोई हार्ट हिस्ट्री नहीं है, तो इस पर सवाल उठ सकता है कि उस पे इतना दबाव डाला गया कि उसको हार्ट अटैक हो गया, और वो महज एक नेचुरल डेथ नहीं काउंट की जाती। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ जो भी डेथ्स हुई हैं वो घरों पे हुई हैं, हार्ट अटैक हुई, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि उनकी फैमिली ने अप्रोच नहीं किया, उनकी फैमिली ने क्वेश्चन नहीं किया इनको।
अगर उनकी फैमिली जो है ये क्वेश्चन करती तो जाहिर है उसकी नौयत बड़ी मुख्तलिफ होती। अब जाहिर है मकसूद चपरासी, ये डॉक्टर रिजवान के केस में कह रहे हैं आप? डॉक्टर रिजवान के मकसूद चपरासी को तो बाहर किसी ने भेजा हुआ था ना। मकसूद चपरासी तो खुद से दुबई जैसी महंगी जगह पे रह नहीं सकता था। मकसूद चपरासी की कैसे औकात है कि दुबई में जाके रहे बेचारा? नहीं, मैं डॉक्टर साहब मैं यही बात कर रहा हूँ मोहित कि जैसे मकसूद चपरासी तो जाहिर है उसको हम चपरासी कह के भी एक तरीके से मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि ये रिमार्क्स हमें उस तरह नहीं देने चाहिए, लेकिन उसकी फैमिली क्या अप्रोच कर सकती थी? जाहिर है नहीं कर सकती थी फैमिली, लेकिन अपेरेंटली अभी तो आप यही कहेंगे ना कि उसकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। डॉक्टर रिजवान के केस में भी जिसमें बहुत ज़्यादा वो किया गया, अब फैमिली अगर क्वेश्चन करती और कोर्ट अदालत जाती और कहती कि तहकीकात की जाए और हमें शक है कि ये डेथ जो है ये नेचुरल नहीं है, ये कोई भी रीज़न्स अगर वो करते, शक का इजहार करते, तो उस पर तो तहकीकाती कमीशन बनाया जा सकता था। लेकिन इवन माजरत के साथ राजा साहब से इवन सुप्रीम कोर्ट कैसे बना सकती है डॉक्टर रिजवान के ऊपर अगर फैमिली ने कोई रेज नहीं किया क्वेश्चन इस चीज़ पे? तो मेरा ख्याल है ये ज़रूर है कि चीज़ें इस तरीके से मिलती जुलती हैं कि डॉक्टर रिजवान की भी और मकसूद चपरासी की भी डेथ हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसकी तहकीकात भी होंगी, अव्वल तो तहकीकात होंगी तो क्या फैमिली इसकी इजाज़त देगी? क्योंकि फैमिली ने तो नहीं क्वेश्चन किया, किसी नतीजे तक शायद नहीं पहुंच सकेंगे। मेरे साथ रहिए, फारूक हबीब साहब को भी इसमें ले आए। फारूक हबीब साहब, आपने सुना होगा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपकी पार्टी के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने इस हवाले से बहुत सख्त मौक़िफ़ लिया और उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं कि तहकीकात का कोई एंगल बन नहीं पाएगा, इसके अंदर कोई इंटरवेंशन कोर्ट्स की हो नहीं सकेगी। और हमें अभी तक इतना पता नहीं है कि जिन साहब को एक हद तक हमें इस तरीके से चपरासी कह के हम आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज हमारे पास तो उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं इन साहब की नहीं है जिनको मकसूद चपरासी कहा जा रहा है। ये दुबई में थे कैसे, किस जगह पे मौजूद थे दुबई में, किसने इनको दुबई में रखा हुआ था, ये अकेले थे, किसी की प्रोटेक्शन या कस्टडी में थे, ये कैसे रह रहे थे? जाहिर है कि इनकी यही पता चलता है कि गरीब आदमी था, दुबई में रहना बड़ा मुश्किल है, तो दुबई में किसी जगह में इनको किसी ने रखा होगा, वहीं से इनकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हो सकता है। इस पर आप देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर इनको किसने रखा हुआ था? इनको शहबाज शरीफ ने वहाँ पर रखा हुआ था, और ये किसी से ढकी छुपी केस नहीं है। 16 अरब रुपए का FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज के ऊपर है जो उसके बेनिफिशरी हैं। रमज़ान शुगर मिल के ये 14 मुलाजमीन थे, जिनमें से एक मलिक मकसूद चपरासी थे जो अब दुनिया में नहीं रहे। उनके अकाउंट के अंदर 4 अरब रुपया आया था और उनको दुबई मफरूर करवाया गया, उनको इश्तिहारी करवाया गया ताकि ये केस आगे ना बढ़ सके। और आप सुन रहे होंगे इन प्रोसीडिंग्स के दौरान कि फ़र्द जुर्म जो 18 फरवरी को आयद होनी थी, वो सलमान शहबाज, वो मकसूद चपरासी और उनके साथ एक आधा और जो शरीक मुलज़म है, उसके पेश होने की ना वजह से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही थी। और ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न किसी से ढका छुपा नहीं। मैं अभी क्या बता देता हूँ, जब से इनकी हुकूमत आई डॉक्टर रिजवान तब्दील हो जाते हैं, दबाव डाला जाता है, उनकी मौत हो जाती है। अली मर्दान जो तफ्तीशी होते हैं, कराची फेंक दिया जाता है उनको। इसी के साथ साथ जो सिकंदर जुल्करनैन जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उनको DGFIA कहते हैं कि हमें इस केस चलाने की कोई दिलचस्पी नहीं, अपने घर का नया प्रोसिक्यूटर लगा दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फेयर ट्रायल के तहत एक सुओ मोटो लेना पड़ता है इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। और इससे कबल भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। 2013 के अंदर एक रेंटल पावर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे 35 साला कामरान फैसल, जिनकी लाश जो है वो पंखे के साथ लटकती हुई मिली थी और ये कहा गया था कि इन्होंने खुदकुशी कर ली है। तो ये गवाहान को रास्ते से हटाना, शरीक मुलजमान को रास्ते से हटाना, ये ससीलियन माफिया गॉड फादर्स का एक पैटर्न होता है, तरीक़ाकार होता है जो ये अप्लाई किए हुए हैं। इनका क्या तरीक़ाकार है? पहले ज़मीर खरीद लो ब्रीफ केस से, ज़मीर ना बिके वीडियो बना लो, ऑडियो बना लो, ब्लैकमेल कर लो, जो ब्लैकमेल ना हो उसको रास्ते से हटा दो। ये किसी से ढकी छुपी कैसी चीज नहीं है। करेंगे क्या? आज जो ये अमवात हैं, ये जो अमवात पे दर पे अमवात होती जा रही हैं, ये हुस्न इत्तेफाक है। मकसूद चपरासी जिसकी तनख्वाह 10,000 थी, 15,000 थी, 2 साल दुबई वो वहां पे रह सकता है। करेंगे क्या? देखें किस तरीके से आज पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिन लोगों को इक़्तिदार में बिठा दिया गया है, उनकी मजबूरी क्या थी ये गुलामी का तौक पहनने की? एक मजबूरी थी कि पैसा बाहर पड़ा हुआ है, दूसरा जो है उनके ऊपर यहाँ पर केसेस हैं। नवाज शरीफ क्यों मुल्क से बाहर बैठे हैं? सलमान शहबाज टर्की, सऊदी अरब पहुँच सकते हैं, फिट टू ट्रैवल हैं, और पाकिस्तान नहीं आ सकते, अदालतों में पेश नहीं हो सकते। ये ड्रामा लगाया हुआ है इन्होंने।
ये समझते हैं कि पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ा सकते हैं। इसी वजह से हम क्यों देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, पाकिस्तान की आवाम क्यों देख रही है। अब अगर हमने टेक्निकलिटीज ही ढूंढनी है, अगर हमने कोई लीगल ग्राउंड्स ही ढूंढनी है, तो फिर जो जिसका दिल आएगा वो आइन और कानून का मजाक उड़ाता रहेगा, क्योंकि ये ताकतवर है, ये इक्तदार में आ गए हैं। तो जो छोटा चोर है, जिसने कोई साइकिल चोरी की हुई है, जिसने किसी दुकान के अंदर कोई खाने पीने की चीज़ उठा ली थी, वो जेलों के अंदर जलता रहे, सड़ता रहे, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये ताकतवर हैं, ये साबका वजीर आज़म है, साबका वजीर आला है, इनके आगे सारा निज़ाम सरेंडर कर दे। कम अज़ कम इमरान खान तो नहीं करेगा, कम अज़ कम हम नहीं करेंगे। और बहुत बड़े पाकिस्तानी माशरा जो है वो जाग चुका है, वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। हम इसके खिलाफ फाइट आउट करेंगे, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ भी बुलंद करेंगे, फाइट आउट करेंगे। लेकिन मैं ब्रेक ले लूँ कि फाइट आउट करेंगे कैसे, ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इसको महज हुस्न इत्तफाक नहीं कहा जा सकता कि एक ही केस के अंदर कई लोग जो है उनकी डेथ्स हो जाए। ये कई पाकिस्तान की जो हम तारीख देख रहे हैं कि जब अहम तरीन शख्सियात, ताकतवर तरीन शख्सियात के ख़िलाफ़ बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के केसेस या इंकशाफात जो हैं वो सामने आते हैं, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं उनकी पुरसरार तरीके से डेथ हो जाती है, वो ख़ुदकशी कर लेते हैं, वो किसी ट्रैफिक के हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये बात वाकई बड़ी तशवीशनाक है। लेकिन पाकिस्तान का जितना कमज़ोर एक इंतज़ामी और कानूनी ढांचा है, उसमें इसका अब हल निकलेगा क्या, ये देखने की बात है एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहूँगा मज़हर अब्बास साहब के पास। मज़हर अब्बास साहब, आप हमेशा सच्ची बात करने की कोशिश करते हैं, मॉडरेट बात करने की कोशिश करते हैं, आप कभी किसी की सपोर्ट में नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, आप एक हक़ और सच्चाई की बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल जो है पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है। हर दफ़ा ये सही है कि जब अयान अली के केस में कस्टम इंस्पेक्टर का मर्डर हो जाता है, उसकी एक अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन हो जाती है। जब कामरान फैसल की ख़ुदकशी जो नैब के ऑफिसर हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस की, रेंटल पावर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनकी सुसाइड हो जाती है, उसकी भी एक अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन हो जाती है। अब मकसूद मलिक जो उर्फ़ आम चपरासी है, उसकी डेथ की भी एक अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। इस तरह की और भी बहुत, अगर हम किसी रिसर्चर को बैठाएंगे तो ग़ालिबन पाकिस्तान में लेसर सिग्निफिकेंस के भी शायद सैकड़ों केसेस ऐसे निकल आए जहाँ एविडेंसेस या ऑफिसर्स जो हैं बम्प ऑफ हो जाते हैं। आपके जहन में कोई इसका कोई सलूशन है कि पाकिस्तान के इस सिस्टम को कैसे बेहतर करना हो? मोई सिर्फ यही नहीं है, मैंने रिपोर्ट भी किया है, उस पर बहुत लिखा भी है माजी में। यहाँ जजेस के मर्डर भी ऐसे ही हुए हैं और मुझे याद है कि एक सेशन जो जज का मर्डर हुआ था और उसके लोग भी पकड़ लिए गए थे, लेकिन उस वक्त की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उसमें ग़ालिबन जाम सादिक अली जो है चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कह के उस वक्त के डीआईजी जो थे उनसे ये कह के कि इसमें 2-3 ऐसा करो कि ये कौन से जज साहब थे, इनका नाम बताएं क्या है? इनका नाम था नबी शेर जुनेजो और अदालत से निकलकर मेरा ख्याल है चंद फरलॉन्ग मेन एम ए जिन्ना रोड कोर्ट के सामने ही उनका कोर्ट जो था उसका अहाता, उससे वो निकले हैं और सड़क के ऊपर उनका मर्डर हुआ। फिर जो लोग पकड़े गए वो पकड़ लिए गए थे बकौल उस डीआईजी के कि वो लोग, लेकिन उसमें हुआ यह, और ये मैं क्योंकि पूरा एक हमारा सिनेरियो ऐसा है, उसमें हुआ ये कि उसके कहा गया कि आप ऐसा करें कि इसके अंदर जो दो पीपल्स पार्टी के लड़के जो जुल्फ़िकार के नाम पे उनको भी इसमें डाल दें। और उस डीआईजी जो अब भी जिंदा हैं उन्होंने कहा कि मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि इससे केस ख़राब हो जाएगा। उनके बकौल उनका ये जुमला था कि तेरी प्रमोशन हो जाएगी, तुझे क्या परवाह है, तू छोड़ इस केस को, केस चलता है नहीं चलता, ख़राब होता है होने दो, लेकिन मुझे इसका सियासी फ़ायदा होगा। ये माइंडसेट रहा है इस मुल्क में। एक हाई कोर्ट के जज जो थे उन पर भी जो था वो भी बहुत, उसकी भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। जस्टिस निज़ाम का जो मर्डर हुआ था हाई कोर्ट में, ऐसे लातादाद चीज़ें हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, अभी फर्रुख हबीब बात कर रहे थे, पीटीआई से प्रॉब्लम, पीटीआई की प्रॉब्लम क्या हुई? एफआईए हो, स्पेशल ब्रांच हो, आईबी हो, कोई भी एजेंसी हो, लोगों के, अच्छे लोगों के लगाने से मसला हल नहीं होता, इदारे बनाने से मसला हल होता है। आप एक ऐसे इदारे बनाते कि जो जवाबदेह नहीं होते हुकूमतों के, आप ऐसे इदारे बनाते कि इस तरह ट्रांसफ़र करना मुमकिन नहीं रहता। तो इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए, आपने ये बनाए कि ये आदमी आएगा तो मेरे हक़ में चीज़ें कर लेगा और इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। और ये एक माइंडसेट है, ये चला आ रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब के एक केस में सऊदी अरब से
वो विटनेस आया, उसके वो कैंसर का पेशेंट था, उधर सऊदी अरब में उसका इलाज हो रहा था। वो कोई हमारे जानने वाले थे, उनके थ्रू उसने मुझे बात की। मैंने कहा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो लेकिन उसके बाद FIA के DG उस वक्त बशीर मेमन साहब थे, वो सऊदी अरब गए, उन्होंने वहाँ उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जब उसकी तबीयत संभली तो उसको पाकिस्तान लेकर आए। पाकिस्तान में उसने गालबन कोर्ट में स्टेटमेंट भी दिया था, लेकिन फिर उसकी डेथ हो गई, जाहिर है। लेकिन वो एक कैंसर का पेशेंट था और तकरीबन डेथ बेड पे था। वो मुझे बताएं, मकसूद चपरासी अगर उसने जिस पे इतना सीरियस इल्ज़ाम है, ये कब से बाहर है? इसकी क्या FIA इमिग्रेशन के तहत तो क्लियरेंस हुई होगी ना? उस इमिग्रेशन वाले के पास तो डिटेल्स होंगी ना कि ये कब गया है, कैसे गया है। उस वक्त ड्यूटी किस अफसर की थी, और क्योंकि ये केस में वांटेड था, चाहे वो एज ए विटनेस ही हो, चाहे एज ए, लेकिन ये कैसे चला गया? तो यहाँ प्रॉब्लम ये रही है कि हमने चूंकि एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए, हम समझते हैं कि चंद अफसरान को इधर से उधर करके, अब सुप्रीम कोर्ट ले लें, सुप्रीम कोर्ट को आप अब रुकें, यहीं रुक जाएं, एक अपीलिंग अथॉरिटी होती है, यहीं रुक जाएं। राजा आमिर अब्बास साहब जरा रुकें सर, मेरे साथ रुकें। मजहर अब्बास साहब ने आपकी बात बड़ी सही है, मुझे जरा इसी को आगे लेके चलने दें कानून के लेंस के साथ। देखिए ना, फ़ारूक हबीब बोलेंगे ना तो लोग कहेंगे ये तहरीक इंसाफ के स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं और उनका एक पॉलिटिकली पार्टिजन व्यू है। आप इसको जरा लीगल लेंस से देखें। जो मजहर अब्बास ने कहा कि मकसूद मलिक चपरासी को अगर पाकिस्तान से बाहर भेजा गया तो ज़ाहिर है कि अरेंजमेंट किया गया, एयरपोर्ट पे उनको निकाला गया, एक आदमी कोर्ट का विटनेस था, वो यहाँ से डिसअपियर हो जाता है, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल से वो दुबई में रहता है। फिर इसके साथ एक लॉजिकल कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि दुबई में उसकी कफालत किसने की, उसको कहाँ रखा हुआ था, कौन उसका ख़र्चा उठा रहा था, किन लोगों की प्रोटेक्शन में था, और अब जब उसको ये हार्ट अटैक उसका हुआ है तो कौन लोग उसके आगे पीछे थे जब उसका हार्ट अटैक हुआ है। ये वो तमाम कॉमन सेंस के क्वेश्चन है जिनको पाकिस्तान की अदालतें अगर चाहें तो इनको उठा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी इन क्वेश्चंस को नहीं उठा सकता। बड़ा अच्छा आपने डॉक्टर साहब पॉइंट आउट किया है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, यही पाकिस्तान का अदालती निज़ाम था। और नैब का एक बड़ा मशहूर केस था हुदैबिया पेपर मिल्स का। नैब की कस्टडी में थे मियां नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पे, और मियां नवाज शरीफ को मुशर्रफ साहब ने सऊदी अरब की जो NRO 1 जिसको जो इनको बाहर डील भेज दी थी वहाँ से निकाला। नैब को पता नहीं, अदालत को पता नहीं, और रातों रात जनाब मियां नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं सऊदी अरब। जब वहाँ पे ये होता है तो फिर अदालतें क्या करें, अदारे क्या करें? नैब का मुल्ज़िम जिसकी कस्टडी में वो था उसको इल्म ही नहीं। वहाँ से हम नीचे आते हैं, फिर NRO का जब बात हुआ, आपने सैकड़ों लोगों को उठा के जिनके ऊपर करप्शन के अलावा आपको पता है MQM के बड़े हीनियस क्राइम्स के केसेस थे, वो तमाम के तमाम उठा के आपने ख़त्म कर दिए। किसने किए? स्टेट ने कर दिए, ख़ुद से दे दिया, स्टेट ने ये फैसिलिटी दी। हाँ, अदालत ने ये उसमें बहुत अच्छा काम किया कि फुल 14 रुकनी बेंच ने उस नेशनल रिकन्सिलेशन ऑर्डिनेंस जो आया था उसको नॉनेस्ट किया, उसको ख़त्म किया। अब ये जो दोबारा से बात की जा रही है उसी को सामने रख के, और ये जो कल केस लगा हुआ है इसमें NRO की बात हुई थी और इसमें कहा गया था कि जनाब पहले भी इस किस्म के क्रिमिनल्स को। कल कौन सा केस लगा हुआ है? कल ये सो मोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने, वो जिसमें कहा जाता है कि आला ओहदेदारों के मेगा करप्शन के केसेस जिस पे वो असरअंदाज गवर्नमेंट हो रही है, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि जनाब ECL में से आपने 3000 लोगों को निकाला, कैबिनेट ने कैसे ECL की उसमें इजाज़त दी कि जब कैबिनेट में खुद ECL के मुल्ज़िमान बैठे हुए हैं? क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कि अपने ही बारे में आप ECL के रूल्स को चेंज करें? उसी में ये भी सो मोटो लिया हुआ है कि FIA बताए, और फिर एक और केस में कि जनाब ये कैसे रिकॉर्ड गुम हो जाते हैं। न सिर्फ विटनेस इधर होते हैं, जो मटेरियल उसमें एविडेंस होता है, एविडेंस पूरा का पूरा गायब होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन तो लिया है, लेकिन अब इसमें
स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अगर सुप्रीम कोर्ट करेगी तो यकीन करें कि ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि इन केसेस को इनके जो हतमी, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मदद करनी होगी, हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नाज़रीन मदद करनी होगी। अदालतें वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करती, अदालतों को पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, अवाम की इंटेलिजेंसिया की बाशऊर शहरियों की सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की इस्तिलाह में एलीट कैप्चर कहते हैं, जहां मुल्क के 22-23 करोड़ लोग जो हैं उनके ऊपर चंद सौ घरों ने या ख़ानदानों ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, जो इस मुल्क की दौलत से, इस मुल्क के तमाम ज़राए जो हैं उनको मैक्सिमम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़र्क अभी सब ठीक है, आप लोगों की एक पॉलिटिकल साइड है, क्या अब आप सिर्फ इसके ऊपर एक सियासी बयानिया और क्रिटिसिज्म करके जैसे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने किया खामोश हो जाएंगे, या आप एक रिसर्च टीम ऐसी खड़ी करेंगे जो ये सवाल देखे कि मकसूद मलिक चपरासी को पाकिस्तान से किसने बाहर भिजवाया, एयरपोर्ट पे कौन सी टीम थी जो उस वक्त मौजूद थी, दुबई में वो कहाँ पे रह रहा था, कौन लोग थे जो इसकी कस्टडी कर रहे थे, उसका खर्चा और कफालत कौन उठा रहे थे, उसके घर वालों को अगर कोई पीछे पैसे दे रहा था तो कौन कर रहा था। जब तक आप ऐसी कोई रिसर्च टीम नहीं खड़ी करेंगे पीटीआई वाले, आप भी फिर इसका मतलब है सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स सीधी करेंगे आगे चल। आप ऐसी रिसर्च टीम खड़े करेंगे, ऐसे हकाइक को सोशल मीडिया में लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मजबूर होगी, उसको भी स्ट्रेंथ मिलेगी, वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक वैक्यूम में ऑपरेट कर रही है। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है, मुझे सिर्फ एक सादा सी बात बता दें कि ये जो केसेस हैं, इन केसेस को हाईलाइट किसने किया? आज अगर मीडिया के अंदर भी ये टॉपिक्स जो हैं वो रेलेवेंट हैं, या अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब रेलेवेंट है, तो इसको रेलेवेंट इमरान खान ने बनाया है, इसको और किसी ने नहीं बनाया। इमरान खान ही था जिसने 2010 में सबसे पहले कहा कि ये मेरे असासे हैं, ये मैं पीटीआई की वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, मेरी कोर कमेटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव डाल रही है। इमरान खान ने बताया था इस कौम को कि जो आपका वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, उसने 5,000 रुपया टैक्स दिया। इमरान खान इनके एहसासों की तफसीलात जो है वो पहली बार सामने लेकर आए थे 2011 में, बाद में पनामा पेपर्स के अंदर आ गए थे। तो लिहाजा हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे? हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम जो है इस जो गला सड़ा निज़ाम है जिसको इन्होंने कैप्चर किया, जिसको इन्होंने एक माफिया स्टाइल के अंदर आगे लेके चल रहे थे, हमने तो चैलेंज किया है उसको, और किसने चैलेंज किया है? और मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया के उन लोगों का भी और अपने माशरे के उन लोगों का कि जो इसके ऊपर खड़े हो गए, क्योंकि अकेला शख्स कभी नहीं लड़ सकता। ये कोई इमरान खान के ना कोई ज़ुम्मे है ना उसका ठेका है, वो तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। ये पूरा माशरा इसके ख़िलाफ़ लड़ता है, और ये बड़ी सतही सी चीज़ है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, रिसर्च किया जाए कि मकसूद चपरासी को कौन लेके गया जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं। ये कोई ऐसा सवाल रॉकेट साइंस नहीं है जिसका पता नहीं है, वो लोग लेके गए हैं जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं, और वो बेनिफिशरीज़ ही ये सारे इक़दामात करते आ रहे हैं। जहाँ तक रही बात इंस्टीट्यूशंस की मजबूती की, मेरा इत्तेफाक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ मदर साहब से, और ये हमेशा बड़ी ज़बरदस्त जो है वो निशानदेही भी करते हैं इन तमाम चीज़ों की कि इन इंस्टीट्यूशंस को हमने मजबूत करना है, लेकिन उसके रास्ते में भी रुकावटें हैं। ये नहीं है ये ओवरनाइट मजबूत होने वाला नहीं है, इसके ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है, और हम ग्लोरीफाई करना छोड़ दें उन लोगों को। आज भी लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं, मीडिया में बैठे लोग डिफेंड कर रहे हैं, आज भी वो बड़ी बड़ी वजाहतें ले आते हैं सामने कि जनाब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई। यार अगर 10% की हो भी गई है तो बाकी साहब को जो है आप वैसे छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। और जिस किस्म की इस टाइम अंधेर नगरी चौपट राज इन्होंने कायम किया हुआ है, आप देखें आज क्या किया है। आज नैब अमेंडमेंट बिल मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से पास करा दिया। वो पार्लियामेंट जो मुकद्दस है, जिसने अपनी सोच इस्तेमाल करनी है, सदर पाकिस्तान एक कानून वापस भेज रहा है कि इसको देखो, गौर करो। नैब को आपने नो एक्शन ब्यूरो बना दिया है। आज नैब आपने ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अंडर दे दी है, जिसके ऊपर केसेस हैं। क्या कोई मुलजिम जो है वो भी काजी बन सकता है? आज आपने नैब का मतलब ये है कि हमजा, मरियम, शहबाज, जरदारी, नवाज के सब केसेस नैब के ख़त्म हो गए, बंद हो गए उनके केसेस, NRO 2 पे अमल दरामद हो गया। यही इसी वजह से ये इक़्तिदार में आए हैं, यही वजह जिसने इनको इकट्ठा कर दिया। ना कान एक, ना नाक एक, ना हाथ एक, नजरिया एक, ना झंडा एक। ये सब जमातें क्यों इकट्ठी हुई थी? NRO 2 पे इंप्लीमेंट करवाने के लिए इकट्ठी हुई थी। आज इमरान खान और पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है। ये जो लोग जो फिर बुरा मना लेते हैं जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो सिसिलियन माफिया गॉडफादर, वो एक तरफ खड़ा है। आज यहाँ ये मुल्क के अंदर रहेंगे तो मुल्क को कमजोर करेंगे। यहाँ जो है वो पाकिस्तान में आइन और कानून की हाकमियत कायम होनी है, उसमें पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीछे भी खड़ा है, उनकी तरफ देख भी रहा है, और वहाँ से उम्मीद भी है कि वो एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है
उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। और पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जिस कानून का बनाने से बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो। एहतसाब का अमल सादा सा सवाल है, इससे एहतसाब का अमल मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है और इस काले कानून को उठा के बाहर मार सकती है। ब्रेक में एक ले लूँ, मज़हर अब्बास साहब की तरफ आऊँगा। जो सवाल मेरे जहन में आ रहा था मज़हर अब्बास साहब के लिए, लेकिन चूँकि ब्रेक का वक्त आ गया जो मैं नहीं पूछ सका, वो सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम में और ढांचे में और सियासी ढांचे में जिस किस्म का तजाद पैदा हो गया है, जिस किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई है, और इस कॉन्ट्रडिक्शन को मज़ीद एक डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ये एग्जिबिट हो गई है मकसूद मलिक चपरासी जो है उसकी अचानक मौत से। इस किस्म का निज़ाम किस तरह से चल सकता है और किस तरह से डिलीवर कर सकता है, इसका फ्यूचर क्या होगा, इस पर बात करते हैं मज़ीद एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर अब्बास साहब, मेरे जहन में जो सवाल आपके लिए था वो ये था कि एक निज़ाम जिसमें तजाद इतना बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन इतनी वाज़ेह होती चली जा रही है, ये निज़ाम कैसे चल पाएगा? और मेरे जहन में सिर्फ मौजूदा हुकूमत ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का पूरा जो रियासती और इंतज़ामी ढांचा है, जिसके अंदर अदालतें हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इन सब की जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो इतनी बढ़ गई है कि टोटल डिसफंक्शन हो चुका है सब कुछ। जी मोहित, ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए देखिए, हम जो सुप्रीम कोर्ट पे बोझ डाल रहे हैं वो भी मेरे नुक्ते नज़र से मसले का हल नहीं है। इसलिए कि याद रखें, सुप्रीम कोर्ट एक अपीलिंग अथॉरिटी होती है। सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल नहीं करती, और ये हम चूंकि हमारी लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी काम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बाद ये था कि लोअर कोर्ट्स को मजबूत किया जाए, सेशन कोर्ट्स को मजबूत किया जाए, एंटी टेररिज्म कोर्ट को मजबूत किया जाए। ये सारी चीज़ें अब जो है उसके बजाय हमने सारा फोकस, अगर आप देखें पे जैसे 2007 के बाद से सारा फोकस हमारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे होके रह गया है, जिसकी वजह से लोअर कोर्ट जो हैं, हाई कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट से ट्रायल कोर्ट से लेके, वहाँ हमें अच्छे जजेस नहीं मिल रहे, वहाँ इफेक्टिव जजेस नहीं मिल रहे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे आगे चल के खड़ी होगी। दूसरी अहम बात ये कि अभी फर्रुख हबीब बात कह रहे थे, मुझे बताएं, आज अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई के 130 MNAs मौजूद होते तो क्या ये कानून पास हो सकता था? नहीं हो सकता था। सेनेट में आपने अपने लोग छोड़ दिए, वो लोग क्या करेंगे? कितने लोग थे वो? इसलिए कि ये अजीब, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना अच्छा, ये दो सवाल हैं जिनको मैं दोनों तरफ यहां पे लेके जरा आगे चलता हूं। दो किस्म के क्वेश्चंस हैं मज़हर, आपने दो किस्म के सवाल रेज किए। एक सवाल आपने रेज किया कि हमारी सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की तरफ होती हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, उनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का असल फेलियर वो केसेस नहीं है जो उसके सामने आते हैं, असल फेलियर ये है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट है उसने बहुत बुरी तरह से फॉल किया है, और वहाँ से रियासत को, लोगों को, माशरे को जो ड्यू रिलीफ है ड्यू प्रोसेस की, वो नहीं मिल रही, मुजरमों को सज़ा नहीं मिल रही, मासूमों को वहाँ पे रिलीफ नहीं मिल रही। ये बेसिक इशू। ये इशू इतना सिंपल नहीं है। देखिए, लोअर कोर्ट्स या जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं वो फॉलो करती हैं कानून और आइन के तहत आपकी आला अदलिया को। अगर आप देखें तो ये जो रिलीफ सारे इन बड़े लोगों को, अशराफिया को मिले हैं, आपको तो नवाज शरीफ को नीचे से सज़ा हो चुकी थी ना। रिलीफ तो मिल रहे हैं हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। मियाँ साहब की ज़मानत किसी ट्रायल कोर्ट ने नहीं की थी, मरीम की ज़मानत ट्रायल कोर्ट ने नहीं की, बंदे जो भुट्टो साहब को फांसी किसी ट्रायल कोर्ट ने नीचे से नहीं दी थी। आप जितने भी ये मेगा केसेस हैं ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और वहाँ पे देखना है कि जनाब कंसिस्टेंसी है या नहीं। एक आम मुजरिम को आप चले जाइए, अगर उसको 2 साल की सज़ा है, कभी उसको ज़मानत नहीं मिलेगी, लेकिन 10 साल इनको सज़ा है, भले से इनको ज़मानत मिली और चले गए। अब बात यह है कि जैसे मज़हर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे ठीक है वो एपेलेट फोरम है, लेकिन साथ साथ वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी है, और साथ साथ उसने ओवरलुक करना है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ये उनकी ऑब्लिगेशन है कि जो नीचे केसेस चल रहे हैं उनमें किसी किस्म के ना इंसाफी ना हो। लेकिन क्या एक वाहिद अदारा सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ ला सकता है? रूल ऑफ लॉ आपके तमाम अदारों में आने हैं, और जब अदारों में आने हैं तो अदारे अगर उनको क्रश करेंगे उस कॉन्सेप्ट को कि जनाब वो अगर अदारे माइंड ही नहीं करते और वो इसको समझते हैं कि जी ठीक है अगर करप्शन हो रही है तो वेल गुड इनफ, हम उसको थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं या कार्पेट के नीचे डालते हैं, भी हथियार डाल दिए। तो अब बात आएगी मोहित साहब
कि अवाम अल्टीमेट डिसीजन ना अदालतों ने देना है, ना आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने देना है, ना किसी और ने फैसला करना है, अवाम ने डॉक्टर साहब, और अवाम ही अब फैसला करेगी कि रूल ऑफ लॉ और कानून की अगर नहीं होती, उस डायरेक्शन में हम नहीं जाते, तो फिर अवाम अब बर्दाश्त के वो जो कहते हैं ना कि इनफ इज इनफ, उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। और सूनर और लेटर यू वुड सी कि इस अवामी प्रेशर के तहत ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज तवक्का मत रखिए कि इन अदारों से आपको फौरी कोई रिजल्ट्स आएंगे या अदारे मजबूत हो जाएंगे या उनकी रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं राजा साहब के बुनियादी तौर पर राजा साहब ये कह रहे हैं कि सियासी तहरीकें या मॉरल या इखलाकी तहरीकें जो हैं वही इदारों को और रियासत को रिफॉर्म कर सकती हैं। जब तक ऐसी एक इखलाकी तहरीक जो है पाकिस्तान में, मॉरल फिलोसॉफिकल तहरीक नहीं चल पाएगी, ये चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हो पाएंगी। फ़ारूक हबीब साहब, मज़हर अब्बास साहब को ये शिकायत है कि चूँकि आपकी पार्टी आज नेशनल असम्बली में नहीं थी जब आप कहते हैं कि नैब के कानून को मुश्तरका पार्लियामेंट से किस तरह से पास किया गया, अगर तहरीक इंसाफ के 130+ लोग वहाँ पर मौजूद होते तो मुश्तरका इजलास में ये सब कुछ नहीं हो सकता था। आपने फील्ड खुली छोड़ दी इन लोगों को। नहीं, देखिए बुनियादी तौर पर वो नंबर्स पूरे नहीं है ना हमारे भी वहाँ पर। आप 130 को डाल लें और हमारे बाकी डाल के उनके जो सेनेट के लोग हैं, जॉइंट सेशन बुलाया इस वजह से उन्होंने कि सदर ने वापस भेज दिया था और अब जॉइंट सेशन का ही ऑप्शन था उनके पास, तो नंबर गेम उनकी पूरी थी। देखिए हो क्या रहा है, ये सिर्फ हम इस चीज़ को ना आप कहें कि पीटीआई वहाँ पर नहीं, हम वहाँ होते जो हम शोर शराबा ये कर रहे हैं हम वही शोर शराबा वहाँ कर लेते। उन्होंने हर चीज़ को बुलडोज कर दिया और आप देखें कि 60 रोज़ के अंदर आप चीज़ें देखते जाएँ कि कितनी तेज़ी से अमवात भी सामने आ गई, NRO 2 भी सामने आ गया। जो शहबाज स्पीड नज़र आ रही है NRO 2 के अंदर, वो किसी से ढकी छुपी थोड़ी है, वो तो अमल दरामद होता जा रहा है। दूसरी जानिब जो है वो महंगाई भी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट्स गिरती जा रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज गिरती जा रही है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनकी सारी तवज्जो पूरा जोर इस तरफ लगा हुआ है। तो फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको रोकना है, किसी ने तो रोकना है। यहाँ हम कहें कि हम सब जो है इनके आगे जो है वो सर खम कर लें और जो ये दिल करता है ये करते रहें और पाकिस्तान को जो है वो एक बनाना रिपब्लिक बना दें, क्योंकि ये सल्तनत शरीफिया यहाँ पर उनकी हुकूमत कायम हो गई है और जरदारी की सपोर्ट उनके साथ मौजूद है, तो ये करते रहें। लेकिन उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आज सवाल इनसे ये होना चाहिए, और अब सवाल ही कोई नहीं होना चाहिए कि आप ये बताएं कि ये जस्टिफाई करें इन नैब अमेंडमेंट्स को कि ये नैब का अमल, इससे एहतसाब का अमल मजबूत होता है या नहीं होता। हमें ये बार बार कहते थे कि ये जो हमने नैब भुगत ली, ये जो मौजूदा कानून है ये अब आप लोगों के ऊपर इस्तेमाल होगा, तो अब कर लेते हैं हमारे ऊपर इस्तेमाल। क्यों इसको तब्दील कर दिया आके, क्यों इसके अंदर अमेंडमेंट्स ले आए? क्योंकि इन्होंने गाजरें खाई हुई हैं, पेट इन्हीं का दर्द कर रहा है, ये इन्हीं को सूट करता है, इन्हीं को बेनिफिट करता है। इसी वजह से आते साथ इन्होंने नैब को ताला लगा दिया। आज शाहिद खान अब्बासी ने कहा नैब को बंद कर दें, बिलावल ने कहा नैब को बंद कर दें, ये तो आई नैब को बंद करने। आप इनका देखें एजेंडा एक पूरा हो गया, इसके बाद आप देखेंगे कि आगे इनके इख्तलाफात भी सामने आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें भी सामने आ जाएंगी, लेकिन इस चीज के ऊपर एक था। पीएमएलएन के सियासतदानों का कहना यह है कि नैब की जो अमेंडमेंट्स उन्होंने की हैं ये तकरीबन वही हैं जो आपके ज़माने में रेकमेंड हुई थी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा इसका नहीं, मुझे आप ये बताएं कि हमारे दौर में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को दे दें, क्या हमारे दौर के अंदर कहा था कि 5 साल के सजा के बाद जो है वो आपके ऊपर फिर आप ड्राई क्लीन होके आ जाएंगे, वापस आके आप बैठ जाएंगे? बात काट रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है एसिड्स की डेफिनेशन। एसिड्स की डेफिनेशन है कि बच्चों के एसिड्स को आप नहीं देख पाएंगे। अब आप बेनामी को नहीं देक सकते। आपका जो केस है ये सर इसका एवनफील्ड का, दिस इज ऑल कि आप अगर हसन और हुसैन से नहीं पूछ सकते तो इट्स ओके, ये तमाम सेक्शन 9 था नैब ऑर्डिनेंस का, ये खत्म होंगे ऑटोमेटिकली। और इसको कब से एप्लीकेबल किया है? 1999 से। जितने पेंडिंग ट्रायल है, जितनी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, जितनी पेंडिंग अपील्स हैं, उन सब पे ये नई अमेंडमेंट्स लागू हो जाएंगे। सो टुमारो इफ दे फाइल एप्लीकेशंस अंडर द न्यू लॉ तो वो एकदम से ये केसेस खत्म होते हुए, इसमें तो इनकी पार्टी को भी, और सबसे ज्यादा मैं समझता हूं वो बार एसोसिएशंस जो पहले हर एक में के पटिशंस लेके आती हैं, उनको फौरन से पहले पटिशन लानी चाहिए कि जनाब ये कानून अगर आ जाता है, यकीन करें डॉक्टर साहब के तमाम केसेस आपको विद इन 15-20 डेज आपको खत्म होते हुए नजर आ जाएंगे। उससे पहले इसकी इंप्लीमेंटेशन और इसके बारे में जब तक इसको चैलेंज ना किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एंड देयर इज अ वे इसको चैलेंज किया जाए, इसको हम हर सूरत, मज़हर अब्बास साहब, हम तो हर सूरत
सूरत चैलेंज करेंगे इस मज़हर तालिबान अब्बास साहब, अब तो ऐसा लगने लग गया है कि शहबाज शरीफ साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का हुकूमत में आने का बुनियादी मकसद यही था कि अपने केसेस को ख़त्म किया जाए, इंतज़ामिया में अपनी पेनिट्रेशन की जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को ख़त्म किया जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तान का जो वोटर्स का हक़ था उसे कर्टेल किया जाए। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं था। ये हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया जाए, लेकिन इसके अलावा कोई और मकासद ही नहीं थे इस पूरे रजीम चेंज के। जी बिल्कुल वैसा ही लगता है। और अदम एतमाद की तहरीक से मेरा पहले ही दिन से मौक़िफ़ ये है कि अदम एतमाद की तहरीक लाके एक पॉलिटिकल प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होती हैं लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट होती हैं नहीं होती, ये डिबेटेबल बात है। मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन नहीं था। बिल्कुल इसी तरह कौमी असम्बली से PTI के लोगों का इस्तीफ़ा देना आज भी मैं स्टैंड करता हूँ कि पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन नहीं था। या तो आप तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ा देते या फिर आप कौमी असम्बली में रह के आप बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते थे। दूसरी चीज़ जो है, अभी राजा आमिर अब्बास साहब भुट्टो साहब का ट्रायल कोर्ट में तो हुआ ही नहीं ट्रायल। ये तो एक अजीब व गरीब मर्डर केस था जो डायरेक्टली हाई कोर्ट में चला। सेशन कोर्ट में तो चला ही नहीं केस, वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में चला। जी जी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का देखिए, वो जो NRO मिला, हम आज की फॉरेन इंटरवेंशन की तो बात करते हैं, 2000 में फॉरेन इंटरवेंशन नहीं थी क्या सऊदी अरब का प्रेशर नहीं था? क्या सऊदी अरब से बात किससे हुई थी? एग्रीमेंट किससे था? गारंटर कौन थे? उस वक्त इमरान खान खामोश थे। माजरत के साथ इमरान खान 2002 तक जो है वो मुशर्रफ के साथ रहे हैं। वो जिनकी फर्रुख अभी बात कह रहे हैं ना, जो करप्शन के केसेस 88 ऑनवर्ड सब मीडिया ने एक्सपोज किए हैं, जिसकी बुनियाद पे 3 हुकूमतों का खात्मा हुआ। चार्जशीट में प्रेस क्लिपिंग्स लगी होती थी कि जो खबरें आती थी, जो करप्शन के केसेस होते थे, तो मीडिया ने लीड किया था, जिसको पिक किया इमरान खान ने, और उसको एक कंसिस्टेंसी उनकी पूरी पॉलिटिक्स जो रही बात तो मैंने की ही नहीं। वो कह रहे हैं कि उस वक्त इमरान खान नहीं बोले जब फॉरेन इंटरवेंशन हुई। देखें, बात यह है, इमरान खान का तो एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है। आप मुझे बताएं, जब प्रेसिडेंट जरदारी प्रेसिडेंट बन रहे थे तो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किसने किया था? इमरान खान ने किया। उस वक्त भी वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे आप लोगों को रोकना पड़ेगा। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। ये तमाम बहस आपने देखी, बहुत सीरियस मौज़ूआत के ऊपर। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।